20 फरवरी 1959 ये एक खास डेट है जो इतिहास के पन्नों में लिखी जा चुकी है। तो आइए आज इस डेट की मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। This is Dyatlov Pass. We found footprints. The GPS is all screwed up. There's a door. Something's here. 20 फरवरी 1959 को यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट रशिया की ओर से एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, पर यह कोई मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि इस रेस्क्यू टीम में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ साथ इवडेल कैंप के प्रिजन गार्ड्स, लोकल पुलिस और यहाँ तक कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया था इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। बाहुबली मूवी के टाइम पे जिस तरह ये सवाल सबको परेशान कर रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक वैसे ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोगों के मन में एक ही सवाल था कि यूनिवर्सिटी के 9 होनहार हाइकर्स का ग्रुप अचानक से कहां गायब हो गया। और ये सवाल आज 2023 तक भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है। लेकिन जब धीरे धीरे उन स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज मिलना शुरू हुई तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया जिसने रशियन गवर्नमेंट की भी नींद हराम कर दी। ये समझ लीजिए कि डैतलॉव पास का ये इंसिडेंट हॉलीवुड की किसी मूवी से कम नहीं है, जिसमें मिस्ट्री के साथ साथ हॉरर और थ्रिलर भी है। तो चलिए आज इस पूरी मिस्ट्री को एकदम शुरुआत से समझते हैं। इगोर डैतलॉव, इस नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि तभी आपको इस मिस्ट्री से जुड़ी चीजें समझ में आएगी। डैतलॉव यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट अपने टॉप इंजीनियर्स के लिए जानी जाती है और ये इंजीनियर्स आगे जाकर वेपन इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। डैतलॉव पढ़ाई के साथ साथ स्कीइंग में भी काफी हुनर था। 1958 के एंड में वो एक विंटर एडवेंचर की प्लानिंग कर रहा था और उसने अपना ये प्रपोजल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स क्लब्स के सामने रखा और उन्होंने पास भी कर दिया। डैतलॉव का फाइनल डेस्टिनेशन स्वर्डलॉस से 350 माइल दूर बर्फीले पहाड़ों में था, जिसे मानसी जनजाति की ट्रेडिशनल टेरिटरी भी माना जाता है। अब ये मानसी जनजाति और इन हाइकर्स के बीच क्या कनेक्शन है आपको आगे पता चलेगा। डैतलॉव के साथ इस एडवेंचर में उसका क्लासमेट जीना कोल्मोगोरोवा और डैतलॉव का क्लोज फ्रेंड जॉर्जी क्रिवोनिश्चेंको भी जाने वाला था। जॉर्जी मायक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स नाम की एक कंपनी में इंजीनियर था जो कि चेलियाबिस्क 40 में थी, जिसे रशिया की वन ऑफ द टॉप सीक्रेट सिटीज में जाना जाता है। रशिया में ऐसी काफी सारी सीक्रेट सिटीज है जिसे रशियन गवर्नमेंट ने दुनिया के सामने आने नहीं दिया, क्योंकि इन सीक्रेट सिटीज में सीक्रेट वेपन्स में काम किया जाता है, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स पे। इसके अलावा डैतलॉव की टीम में कुछ और मेंबर्स थे जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये सबके सब हाईली एक्सपीरियंस विंटर कैंपर्स और क्रॉस कंट्री स्कीयर्स भी थे। कुल मिलाकर ये 9 लोगों का ग्रुप था। लेकिन आखिरी मूवमेंट पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक और मेंबर ऐड किया गया, 37 इयर्स का शिमोन ज़ोलोटार्योव, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक वेटरन था। 23 जनवरी को ट्रेन से ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। 2 दिन के ट्रेन के सफर के बाद 25 जनवरी को ये लोग इवडेल शहर पहुंचते हैं। अगले दिन उन्होंने बस में सफर किया, उसके बाद ट्रक में सफर करके विजाई शहर पहुंच गए, जहां एक रात गुजारने के बाद वो लोग 27 जनवरी को अपने अगले डेस्टिनेशन गोरा ओटोटन की ओर चल पड़े। लेकिन इसी बीच ही 28 जनवरी को यूरी की तबीयत खराब हो गई, जिसमें यूरी को घुटने और जॉइंट्स में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसे अपना सफर वहीं खत्म करके लौट आना पड़ा और बचे 9 लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगे। डैतलॉव का प्लान था 12 जनवरी को अपनी पूरी कैंपिंग कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी को टेलीग्राम करेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी को वो टेलीग्राम कभी मिला ही नहीं। कुछ दिनों तक स्पोर्ट्स क्लब को ग्रुप की ओर से कोई भी लेटर नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन दिनों पहाड़ों में बर्फीली बारिश हो रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि इसी वजह से वो लोग वहां पर रुक गए हैं। लेकिन जब कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई तो उन लोगों की फैमिलीज ने यूनिवर्सिटी और लोकल ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी को एक्शन लेने के लिए प्रेशर किया। फाइनली 20 फरवरी को यूनिवर्सिटी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कॉलेज के स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स तो साथ थे, लेकिन उनके अलावा लोकल पुलिस, इवडेल कैंप के प्रिजन गार्ड्स, मानसी कबीले के लोग और कुछ मिलिट्री ऑफिशियल भी थे। और 25 फरवरी को स्टूडेंट्स के ग्रुप ने उन लोगों के स्की ट्रैक्स ढूंढ निकाले और इसके अगले दिन एक पहाड़ के ऊपर ग्रुप का टेंट भी मिला जो बर्फ में धंसा हुआ था, लेकिन टेंट के अंदर कोई भी नहीं था। रशियन मिलिट्री ऑफिसर्स उस जगह को हाइट 1079 के कोड के नाम से जानते थे, जबकि मानसी कबीले के हिसाब से उस जगह का नाम खोलत्स्क्याखल यानी कि डेड माउंटेन। अगले दिन खुदाई करके टेंट को बाहर निकाला गया तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ नोटिस किया। उन्होंने नोटिस किया कि टेंट में हर तरफ कुछ निशान बने हुए थे
मानो जैसे किसी ने टेंट को जगह जगह से फाड़ा हो। जबकि ताजुब की बात यह थी कि टेंट के अंदर का सारा सामान तकरीबन सही सलामत था। उनके स्की बूट्स, बर्फीले रास्ते पर चढ़ने में काम आने वाली कुल्हाड़ियाँ और दूसरे कई सारे इक्विपमेंट्स एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किए हुए थे। जमीन पर पड़े हुए खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग अभी अभी खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा टेंट में उन लोगों के कुछ कपड़े, कुछ कैमरे और कुछ जनरल्स भी मिले। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब आसपास का एरिया सर्च किया तो उन्हें माउंटेन से 100 फीट नीचे 8 से 9 लोगों के फुटप्रिंट्स जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन वो फुटप्रिंट्स काफी अजीब थे। उन फुटप्रिंट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी ने भी अपने बर्फीले जूते नहीं पहने थे, या तो उन लोगों ने सॉक्स पहने थे या फिर कुछ भी नहीं पहना था। और ये निशान इतने ज्यादा क्लियर थे कि उनमें से एक के पैर का अंगूठा भी फुटप्रिंट्स में दिख रहा था। जब रिसर्चर्स ने उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया तो वो फुटप्रिंट्स उन्हें पहाड़ से 7000 फीट नीचे पेड़ के पास ले गए और जहां से जंगल शुरू हो जाता था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो फुटप्रिंट्स गायब हो गए और अगले दिन रिसर्च टीम को उसी जगह पे 2 डेड बॉडीज मिली, जिसमें से एक बॉडी जॉर्जी क्रिवोनिश्चेंको की थी और दूसरी यूरी डोरोशेंको की थी। और ताजुब की बात यह है कि वो सिर्फ अंडरवेयर पे थे और पास में एक छोटा सा फायर प्लेस भी था। शायद उन्होंने ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश की होगी। और रिसर्च टीम ने नोटिस किया कि पास में खड़े पेड़ के 12 से 15 फीट ऊपर की डालियां टूटी हुई है। और इतना ही नहीं, पेड़ के तने में कुछ ह्यूमन स्किन और कुछ कपड़े भी पाए गए। और अगले दिन डेथलव और कोल्मोगोरोव की बॉडी भी मिली, जो इस पेड़ और टेंट के बीच में थी। और उनकी बॉडी पोजीशन देख के लग रहा था कि मानो वो लोग टेंट की ओर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल एक्सपर्ट्स को उन चारों की बॉडी में कुछ अजीब निशान दिखे। जॉर्जी की बॉडी काली हो गई थी और उसकी बॉडी पे कई जगह 3rd डिग्री बर्न के निशान थे। उसके मुंह में इंसानी मांस के कुछ टुकड़े भी मिले। और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो मांस के टुकड़े उसके ही राइट हैंड के थे। डोरोशेंको के एक तरफ के बाल जल गए थे और उसके सॉक्स पर भी जलने के निशान थे। इसके बाद अगली लाश मिली रुस्तम स्लोबुद्दीन की। डेथलव, कोल्मोगोरोवा और स्लोबुद्दीन की लाशें उस जगह से 300, 480 और 630 मीटर की दूरी पर थी जहां पे सबसे पहले जॉर्जी और यूरी की लाश मिली थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से स्लोबुद्दीन के स्कल में माइनर फ्रैक्चर था। अब ये सर्च ऑपरेशन एक मर्डर केस बन गया था जिसके इंचार्ज थे लेव इवानोव। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। टेंट और अंदर का सारा सामान हेलीकॉप्टर से पुलिस स्टेशन लाया गया। फाइनली जब टेंट के कुछ फटे हिस्सों को सीने के लिए टेलर को वहां पे बुलाया गया तो एक बहुत बड़ी बात पता चली। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता चला कि वो टेंट को बाहर से नहीं अंदर से फाड़ा गया था, जिसका मतलब है कि वो लोग इतने ज्यादा डर गए कि टेंट को अंदर से फाड़ कर बाहर निकल गए। लेकिन वो लोग तो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, उन्हें माउंटेन्स और -डिग्री वाले टेम्परेचर के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वह इस तरह से अपने टेंट को छोड़कर बाहर भाग गए। और इसी फैक्ट की वजह से ये केस अब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनते जा रहा था। लेकिन ये केस अभी भी अधूरा था क्योंकि अभी भी 4 लोगों की बॉडीज मिसिंग थी और 2 महीने ऐसी ही बीत गए। एक दिन की बात है, मानसी कबीले का एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ इस इलाके में घूमने निकला था। तभी उसने एक छोटी सी बर्फीली गुफा देखी जो कि उस पेड़ से तकरीबन 250 फीट दूर थी जहां पहले 2 लोगों की लाशें मिली थी। और अगले ही दिन रिसर्च टीम वहां पर पहुंच गई और इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद के साथ तकरीबन 10 फीट बर्फ हटाने के बाद उन्हें वो 4 लोगों की बॉडीज मिल गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उनमें से 3 लोगों को बहुत ही गंभीर चोटें आई थी। निकोले का स्कल इतनी बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था कि उसकी हड्डी के टुकड़े उसके दिमाग तक पहुंच गए थे। शिमोन और ल्यूडा की चेस्ट की हड्डी बुरी तरह से टूट गई थी। मेडिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से यह चोट वैसी थी जैसे कोई हाई स्पीड कार किसी इंसान से टकराई हो। इसके अलावा शिमोन की दोनों आंखें मिसिंग थी, जबकि ल्यूडा की दोनों आंखें, जुबान और अपर लिप भी मिसिंग थे। उन सभी लाशों के कपड़े जब लैब टेस्ट के लिए भेजे गए तो 2 इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। उनमें से कुछ लोगों ने अपने ही साथी के कुछ कपड़े पहने हुए थे। हो सकता है कुछ लोगों की मौत के बाद बाकी बचे लोगों ने अपने ही साथियों के कपड़े निकाल के पहने हो। और दूसरी बात यह है कि उनमें से कुछ लोगों के कपड़े में हाई लेवल का रेडिएशन डिटेक्ट हुआ था। लेकिन अचानक 28 मई को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इवानोव ने ये केस बंद कर दिया। इवानोव की रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी तरह से एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी और इसी कंक्लूजन के साथ उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकी।
इस केस से जुड़े हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को किसी ना किसी तरह से इस केस से दूर कर दिया गया। यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन, लोकल कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी, वर्कर यूनियंस के 2 चेयरमैन और 1 यूनियन इंस्पेक्टर, इनमें से तो कुछ की जॉब चली गई। देखिए, ऑन पेपर तो ये केस क्लोज हो गया था, लेकिन कई सारे लोग अनऑफिशियली इस केस और इस रिसर्च को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें से कुछ थ्योरीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सही लगती है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले उस थ्योरी की बात करते हैं जो कि ऑफिसर इवानोव के एक आर्टिकल से सामने आई थी, और ये आर्टिकल उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में उन्हें बताया कि जब वो 1959 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाले थे, तब उन पर प्रेशर बनाया गया कि वो इस रिपोर्ट के साथ अपना पर्सनल व्यू सबमिट ना करें। अपने आर्टिकल में इवानोव ने बताया कि उन स्कीयर्स की मौत किसी तरह से गर्म किरणों से हुई थी, जो कि हो सकता है किसी यूएफओ से निकली हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इवानोव ने कई पेड़ों पे बर्न मार्क्स देखे थे, जो कि किसी तरह के हीट रेस से हुए थे। इनफैक्ट जॉर्जी के कैमरे में जो लास्ट पिक्चर थी, उसमें भी एक अजीब सी रोशनी दिख रही थी। एक थ्योरी मानसी ट्राइब के आसपास भी है। कुछ लोगों का मानना है कि मानसी ट्राइब के लोगों ने उन स्कीयर्स को मार डाला। मे भी मानसी के लोग उस पहाड़ को पवित्र मानते होंगे और डेथलॉव की टीम ने वहां पर कैंप लगा के उसे नाराज कर दिया होगा। फिर मानसी कबीले के लोग भड़क गए होंगे और उन्हें टेंट से बाहर निकाल कर मार दिए होंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो उन डेड बॉडीज पे मारपीट के निशान होने चाहिए थे, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स मानसी के इलाके में गए थे, जहां पर उन्हें पता चला कि मानसी के लोग उस पहाड़ को एक वीरान जगह मानते हैं, जिसकी उनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। एक और थ्योरी येती की ओर भी इशारा करती है। निकोले के कैमरे से मिली एक फोटो में अजीब सी चीज क्लिक हुई थी। हालांकि ये फोटो काफी ब्लरी था और जिस जगह पे ये सब हुआ वहां पर येती या उस जैसे किसी भी बड़े जानवरों के पैरों के निशान नहीं मिले। एक और थ्योरी है जो इस पूरी घटना को एक नेचुरल डिजास्टर बताती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये सब हिमस्खलन यानी एवलांचे की वजह से हुआ है। शायद किसी वजह से पहाड़ से बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ टूटकर गिरी होगी, जिसकी वजह से 3 लोगों के सीने में गहरी चोट आई और बाकी लोगों को मजबूरन टेंट फाड़कर भागना पड़ा। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर के साइन नहीं थे। इसके अलावा ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर इतनी ज्यादा ढलान ही नहीं थी कि कोई बड़ा एवलांचे आ पाए। ऐसी काफी सारी थ्योरीज है। एक थ्योरी यूएफओ के बारे में है, लाइक उन लोगों ने किसी एलियन को शायद वहां पे देख लिया हो और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागे हो। लेकिन इस बात का कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, इसलिए इसे भी एक बेसलेस थ्योरी माना जा रहा है। हालांकि एक थ्योरी ऐसी है जिन पर उन हाइकर्स के परिवार वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि उस रात गवर्नमेंट का कोई मिसाइल लॉन्च प्रोग्राम बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो गया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को गहरी चोट आई और फिर ये देख के पूरा ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भगा। लेकिन फिर मिलिट्री ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया और मार दिया। लेकिन दोस्तों, उस रात एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन कुछ क्लूज ऐसे हैं, अगर जिन्हें हम लिंक करें तो एक पॉसिबल कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवलांचे की। एक थ्योरी के हिसाब से शायद ये सब कुछ एक बहुत बड़े एवलांचे की वजह से हुआ होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ हुआ होता तो जब ऑफिसर्स को उनके फुटप्रिंट्स मिले तो उन फुटप्रिंट्स पे भी कुछ पैनिक फुटप्रिंट्स मिलने थे, जैसे कि वो लोग किसी चीज से भाग रहे हो। लेकिन टेंट से बाहर मिलने वाले फुटप्रिंट्स एक प्रॉपर ऑर्डर में थे और एक प्रॉपर डायरेक्शन में थे। अब सवाल ये आता है कि अगर एवलांचे जैसी कोई बड़ी चीज नहीं थी तो वो लोग टेंट को अंदर से फाड़ कर क्यों बाहर निकले? इस पर्टिकुलर सवाल के जवाब के लिए हमें एक फोटो को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ये एक एग्जॉस्ट पाइप है, जिसका मतलब है कि टेंट के अंदर जरूर एक स्टोव था। तो पॉसिबल है कि उन लोगों ने जरूर खाना पकाने के लिए टेंट के अंदर स्टोव जलाया होगा। फिर उन्होंने कुकिंग के बाद स्टोव को असेंबल करके कहीं पे रख दिया होगा और पाइप को भी निकाल दिया होगा। पर शायद कुछ देर के बाद स्टोव के अंदर पड़ा हुआ कोयला धीरे धीरे आग पकड़ने लगा होगा और धीरे धीरे धुआं पूरे टेंट में फैल गया। अब धुएं से पैनिक होकर पहले उन लोगों ने टेंट को चाकू से फाड़ दिया, लेकिन फिर जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो टेंट को छोड़कर बाहर निकल गए। तो अब चलिए बाकी के क्लूज को एक के बाद एक लिंक करते हैं। बाहर का तापमान -डिग्री था और अब उन लोगों के पास एक ही रास्ता था कि वो नीचे जंगल की ओर चले जाए, ताकि वहां पर वो लोग किसी लोकल से मदद ले पाए।
अब वो सब के सब लोग भागकर उस पेड़ के पास आ गए जहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम को पहली लाश मिली थी, लेकिन वहां उन लोगों को कोई भी नहीं मिला और अपनी जान बचाने के लिए उनको फायर की जरूरत पड़ी। 2 लोग लकड़ी तोड़ने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और जब वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तो डेफिनेटली किसी न किसी के कपड़े वहां पर फंस कर फट गए, जिसके टुकड़े बाद में इन्वेस्टिगेशन टीम को मिले थे। और इसी तरह से पेड़ पर चढ़ते वक्त और उतरते वक्त उनको छोटी मोटी चोटें भी आई होगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम को उस पेड़ से ह्यूमन स्किन के टुकड़े मिले थे। अब इस तरह फाइनली उन लोगों के पास आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां थी। उन्होंने आग जलाने की पूरी कोशिश की होगी पर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे। अब शायद थोड़ी सी आग जली होगी जिसमें उनके हाथ भी जल गए। इसी वजह से एक डेड बॉडी की चारों उंगलियां काली थी, बट अनफॉर्चुनेटली आग ठीक से जली नहीं और उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि एक आदमी के सर के साइड के बाल जल गए थे और पॉसिबल है कि उसकी डेड बॉडी आग के पास ही गिरी होगी और इसलिए उसके थोड़े से बाल जल गए। अब उन दोनों की डेड बॉडी को देखकर बाकी की टीम जरूर पैनिक हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर पूरी टीम 2 हिस्सों में बट गई। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि टेंट में अब धुआं नहीं होगा, इसलिए कुछ लोग टेंट की ओर वापस जाने लगे और बाकी के लोग टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में निकल गए होंगे। अब जो लोग टेंट की ओर जा रहे थे वो ठंड की वजह से शायद सरवाइव नहीं कर पाए और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई होगी। अब दूसरी टीम पहाड़ से बिल्कुल नीचे पहुंच गई जहां पर एक झरना भी था और झरने की खास बात यह थी कि उसका पानी इतनी ठंड में भी फ्रीज नहीं हुआ था। अब यहाँ पर आकर दूसरी टीम ने सोचा होगा कि उन्हें ठंड से बचने के लिए एक शेल्टर बनाना चाहिए जहां पर वो लोग रात गुजार पाए और सुबह होते ही मदद ढूंढने निकल पड़े। अब ठंड से बचने के लिए किसी तरह से उन लोगों ने इग्लू टाइप का एक गड़ा बना लिया होगा, लेकिन जहां पर उन लोगों ने खुदाई की थी वहां पर ठीक नीचे ही झरना था और शायद जब तक उन लोगों को अपनी ये गलती समझ में आती तब तक उस झरने का पानी या तो इग्लू में चले गया होगा या तो वो लोग झरने में गिर गए होंगे और बर्फीली हवाओं की वजह से शायद आसपास की पूरी बर्फ उन पर गिर गई होगी। अब जाहिर सी बात है कि इतनी सारी हैवी बर्फ उन पर गिरी थी, इसलिए उनके सर, पैर और चेस्ट में काफी सारे फ्रैक्चर आए थे और जहां तक उनकी मिसिंग आई और मिसिंग टंग की बात है तो उनकी बॉडी बाकी सारी बॉडीज मिलने के 2 महीने के बाद मिली थी। तो पॉसिबल है कि इतने बड़े टाइम में किसी छोटे या बड़े जंगली जानवर ने उनकी आंखें और टंग को खा लिया होगा। अब इन सब चीजों को तो हमने लिंक कर लिया था, पर एक और चीज थी जो इस स्टोरी से लिंक नहीं हो पा रही थी और वो चीज है हाई लेवल का रेडिएशन जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट में उनके कपड़ों में डिटेक्ट हुआ था। अब ऑब्वियसली रेडिएशन की बात सुनकर सबको लग रहा होगा कि वहां की गवर्नमेंट ने किसी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया होगा जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन हम जरा सा स्टोरी में पीछे जाए तो हमें पता चलेगा कि उनके कपड़ों में वो रेडिएशन आया कहां से था। तो इस रेडिएशन वाली मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमको इस इंसिडेंट के 2 लोगों की हिस्ट्री को रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है जॉर्जी, जो यूरल पॉलिटेक्निक से ग्रेजुएट होने के बाद मायक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में एज एन इंजीनियर जॉब कर रहा था। रिपोर्ट्स के हिसाब से वह रशियन गवर्नमेंट का एक सीक्रेट टाउन है जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट के लिए जाते हैं, तो हो सकता है जॉर्जी के कपड़ों में वो रेडिएशन वहीं से आया हो। और दूसरा नाम है शेमोन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक आर्मी ऑफिसर था और पॉसिबल है कि वो भी किसी गवर्नमेंट के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हो, इसलिए ये रेडिएशन उसके कपड़ों में आ गया हो। इस केस के सारे क्लूज को जोड़कर हम एक कंक्लूजन तक पहुंचे जो कि शायद एक पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है, लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं हैं। तो ये थी हिस्ट्री और मिस्ट्री डेथ लव पास इंसिडेंट की। अगर आपके मन में भी इस केस को देखकर कोई चीज आ रही हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपको क्या पॉसिबल कंक्लूजन लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।